करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए क्या क्या टॉपिक है। पहला टॉपिक है हमारे पास द ह्यूमन आई, यानी ह्यूमन आई के अंदर हमारे जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं उन सबको हमें देखना है, और उसके साथ साथ इनके फंक्शंस भी देखने हैं, जो डिफरेंट पार्ट के जो फंक्शन है उन फंक्शंस को भी हमने देखना है। इसके बाद हम पीपल की वर्किंग करेंगे, और पीपल की वर्किंग के बाद हम देखेंगे जो जो हमारी आईज में डिफेक्ट्स होते हैं वो देखेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। और जो यूपी बोर्ड और आपके एमयू वगैरह में है, सीबीएसई में जो भी प्रॉब्लम आई हुई है एग्जाम में, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में। अगर हम पूछें ह्यूमन आई क्या होता है, तो देखिए ह्यूमन आई आपकी ये है। इस ह्यूमन आई में आपके पास जो जो टर्म्स हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये है आपकी ह्यूमन आई, इंसानी आँख। तो इस इंसानी आँख में क्या क्या पार्ट्स हैं, तो देखिए ये जो बल्जिंग पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको बाहरी, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ये एक उभरा हुआ पार्ट होता है, यानी बल्जिंग पार्ट होता है। और ये जब हम आँख को सामने से देखते हैं तो ये ही हमें नज़र आता है, जिसमें आपकी जो वाइट वाला पार्ट होता है आँख का वो, प्लस जो आपका ब्लैक वाला पार्ट होता है ये वाला, वो भी नज़र आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद कॉर्निया के बाद एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और तीसरा पार्ट होता है आइरिस के बाद, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। अब प्यूपिल के बाद अगला पार्ट आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। अब लेंस और इस कॉर्निया के बीच में, ये जो हमारा कॉर्निया था, इस कॉर्निया के बीच में और इस वाले ये लेंस है, इस लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है। यहाँ पर एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, हम इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए पहले आता है, इसलिए एक्वस ह्यूमर यहाँ आएगा कॉर्निया और आपके लेंस के बीच में। इसे हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद ये जो दिख रही है हमें यहाँ पर, ये एक पार्ट ये दिख रहा है आपको, एक पार्ट ये दिख रहा है। तो इन मसल्स का एक नाम है जिसको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये फोकस को एडजस्ट करती है, जो हमारी आंख का फोकस होता है उसको एडजस्ट करती है, फोकल लेंथ को। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये आपको दिख रहा है, जो पेड़ की सी नसें दिख रही हैं, यहाँ जड़ें दिख रही हैं, ये पेड़ की सी जड़ें हैं, ये क्या कहलाती हैं, ये ब्लड वेजल्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर ये जो आपको ये वाला येलो पोर्शन दिख रहा है, प्लस ये ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है पूरा, तो ये जो ऑरेंज पोर्शन और येलो पोर्शन है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम विट्रियस ह्यूमर। क्या कहते हैं हम इस लिक्विड को, इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब ये विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, ये एक चमकीला लिक्विड होता है। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर या विट्रियस बॉडी इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम रेटिना पर। अब ये जो रेटिना है वो क्या है, ये आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये रेटिना वाला पार्ट है। ये रेटिना का काम क्या होता है, ये स्क्रीन होती है जिस पर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इसी रेटिना पर बनती है। इसका मतलब हम इसको स्क्रीन भी कह सकते हैं। बॉडी की स्क्रीन क्या होती है, रेटिना होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए स्क्रीन कहाँ होती है बॉडी की, तो कह देंगे हम रेटिना होती है। उसके बाद यहाँ से कुछ ये जो नसें दिख रही हैं आपको, ये जाती हैं यहाँ, ये इस तरह से यहाँ जॉइंट रहती हैं, और ये जो नसें हैं कहाँ जाती हैं, आपके माइंड के अंदर जाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ये सिग्नल भेजती हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्ट को देखा होता है उस ऑब्जेक्ट के सिग्नल भेजती हैं, और ये पूछती हैं माइंड से कि ये क्या है। तो माइंड बताता है कि ये वो बंदा है या वो बंदी है, या कोई चीज़ जो देखी थी कभी आपने पहले, तो माइंड के अंदर स्टोर रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में। वो आपको माइंड बताएगा कि आपने ये क्या देखा है। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है, मैक्यूला हो गया, कंजक्टिवा हो गया, ये पार्ट भी हम आपको बताएंगे ये क्या है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे जो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं, सर्किल कर रखे हैं, यही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन्हीं के बारे में भी हमें पढ़ना है, ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना। जितना बताया जा रहा है आपको बस इतना कर लें तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
अब अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है, ह्यूमन आई के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये ह्यूमन आई है, तो ये जो ह्यूमन आई है इसका कुछ डायमीटर होता है। अब ये डायमीटर क्या है, डायमीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा डायमीटर के बारे में। देखिए यहाँ से अगर एक सर्कल मान लीजिए आंख, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होता है, जो मैंने ये रेड लाइन से ड्रॉ किया है, ये क्या है हमारा डायमीटर कहलाएगा। तो डायमीटर क्या होता है, सर्कल के सेंटर से जाता है। ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर से होकर गुजरता है और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहलाता है। ठीक है, सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है। तो इस डायमीटर की वैल्यू कितनी होगी, तो इस डायमीटर की वैल्यू होती है 2.3। कितनी होती है, 2.3 सेंटीमीटर होती है। तो हम आँख को क्या कह सकते हैं, आँख को हम कह सकते हैं ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप और देख लें, जो आपको हेल्प नहीं होगी अगर आया तो, वैसे आएगा नहीं ये डेफिनेशन, बस आप नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं। कहाँ से याद करेंगे, जितना मैं टिक कर रहा हूँ इतना याद रखेंगे आप अपनी नॉलेज के लिए प्लस एग्जाम के लिए। देखिए ये जो मैंने रेड से टिक किया है इसी को आपको याद करना है। तो क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट बाय द ह्यूमन। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे पेंसिल है, पेन है, ये सब आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है, लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह से आँख क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम देख पाते हैं। इट इज लाइक अ कैमरा विच हैज अ लेंस एंड स्क्रीन सिस्टम। ये एक तरह का कैमरा होता है जिसमें क्या होता है, लेंस होता है और एक स्क्रीन सिस्टम पाया जाता है। द ह्यूमन आई इज रफली स्फेरिकल इन शेप। अब जो इंसान की आंख है वो कैसी होती है, तकरीबन सर्कल होती है, यानी गोल होती है ये। ठीक है, एंड इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये याद रखना है ह्यूमन आई क्या होती है। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, रेटिना। रेटिना क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था रेटिना क्या होता है, ये स्क्रीन होती है। तो क्या होता है, इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। तो ये क्या होती है, एक स्क्रीन होती है, जितना बता रहा हूँ मैं आप उतना ध्यान रखें। ये एक स्क्रीन होती है जो हमारी आंख के अंदर पाई जाती है और इस पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी इमेज जो बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हमारी रेटिना पर ही बनती है। इसीलिए इसको हम स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं। इट इज़ अ, अब ये क्या है, इसके अंदर दो तरह के सेल पाए जाते हैं। एक को कहते हैं रॉड सेल और एक को हम कहते हैं कोन सेल। ठीक है, तो जो रॉड शेप सेल होता है, यानी रॉड की शक्ल का, रॉड मतलब इस तरह से लंबे लंबे यूं करके। ठीक है, इसको रॉड शेप कहेंगे। कोन मतलब इस तरह से, ये कोन की शक्ल देखी होगी आपने, जो बर्थडे वाला टोपी होती है वो कोन कहलाता है। तो ये कोन शेप। तो दो तरह के सेल पाए जाते हैं हमारी रेटिना के अंदर। सवाल आ जाए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि बताइए रेटिना के अंदर कौन से दो सेल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कह दे रॉड शेप एंड कॉन शेप, ऑप्शन बी कह दे रॉड शेप और स्फेरिकल शेप, और ऑप्शन सी कह दे कुछ और कह दे, और ऑप्शन डी तो आप क्या रखेंगे, रॉड एंड कॉन शेप। तो देखिए रॉड शेप का काम क्या होता है, रॉड शेप का काम होता है कि ये लाइट में काम करता है, यानी अगर रोशनी होगी तब ये देखने में मदद करेगा हमारी। ठीक है, और दूसरा जो कोन शेप होता है ये कलर को पहचानने में मदद करता है, यानी अंधेरा है उजाला है उसको देखने में मदद करता है ये। ठीक है, तो ये दो तरह के सेल पाए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। रेटिना क्या होता है, एक स्क्रीन होती है जहाँ पर इमेज बनती है। इसके अंदर दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक को रॉड शेप कहते हैं और एक को कोन शेप कहते हैं। सिंपल है। चलिए अब आते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो हमने अभी देखा था, कॉर्निया क्या होता है, देखिए ये वाला जो पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट जिसको हम कह रहे हैं, तो ये उभरा हुआ पार्ट इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉर्निया कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक उभरा हुआ पार्ट होता है, यानी बल्जिंग पार्ट होता है, बल्जिंग मेम्ब्रेन होती है। तो देखिए क्या होता है, जो कॉर्निया होता है इट इज अ थिन मेम्ब्रेन विच कवर द आई ट्रेल। ये क्या होता है, आई की जो ट्रेल होती है, ट्रेल सामने वाला जो पार्ट होता है आँख का, उसको ट्रेल। ठीक, इट इज अ फ्रंट बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई, यानी ये सामने का उभरा हुआ हिस्सा होता है आँख का, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं।
आगे चलते हैं, एक्वस ह्यूमर के बारे में बात करेंगे। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये एक तरह का लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब वो चीज जो बह सके, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो इट इज अ फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। यानी ये एक लिक्विड होता है जो कहाँ पाया जाता है? कॉर्निया और आई लेंस के बीच में पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन हमारे पास आई लेंस की। आई लेंस क्या होता है? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। ये किससे बनता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। यानी ये इसकी जो थिकनेस है या इसकी लेंथ है, ये कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल कहते हैं। इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्ट विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी मसल्स। और इसका जो कर्वेचर होता है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं सिलियरी मसल्स से। तो देखिए यहाँ ये जो लेंस है, यहाँ पर ये वाला जो लेंस है जो आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, ये ठीक है। तो व्हाइट कलर वाला जो लेंस है ये क्या है? इसको एडजस्ट किया जा सकता है किससे? ये यहाँ पर एक सिलियरी मसल से, यहाँ पर भी एक ये सिलियरी मसल्स जो मैंने ये ब्लैक से ड्रॉ किया है, ये सिलियरी मसल्स हैं। और ये वाला जो, इसको हम कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। तो इसका कर्वेचर चेंज किया जा सकता है इन सिलियरी मसल्स के जरिए। आगे चलते हैं हम। ये हो गया आपका क्या? आई लेंस। ठीक। आई लेंस के हम बारे में बात कर रहे थे। आई लेंस के बाद हम चलते हैं प्यूपिल पर। कह रहे हैं इट इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस। आइरिस के बीच में एक होल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है। इट अपीयर्स ब्लैक। ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का नजर आता है। क्यों आता है ये नजर? क्योंकि जितनी भी लाइट इस पर पड़ती है आकर, वो क्या होता है? आंख के अंदर चली जाती है और ये वापस नहीं आती है, यानी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। अब आपने कभी देखा होगा जब सूरज की रोशनी से आप अंदर किसी रूम में आते हैं तो आपको क्लियर नजर नहीं आता, अंधेरा अंधेरा नजर आता है। तो इस अंधेरे को जो लाने वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? पीपल होता है। तो जब हम रोशनी से अंधेरे में आते हैं तो हमारा जो पीपल होता है वो एक्सपेंड हो रहा होता है, यानी फैल रहा होता है। तो हम आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि भाई कौन बैठा हुआ है। इसी तरह से अगर हम एकदम रोशनी में बैठे हैं, लाइट चली जाती है, तब भी हम क्या करते हैं? आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। तो क्या होता है? इस केस में भी हमारा कॉर्निया एक्सपेंड कर रहा होता है, यानी फैल रहा होता है। अब हम क्या करते हैं? अगर अंधेरे कमरे में बैठे हैं, अचानक आपकी लाइट आ जाए तो आपकी आंखें चिमचिमा जाती हैं, यानी थोड़ी छोटी छोटी होकर आप देखते हैं चीजों को। तो ये क्या होता है? प्यूपिल सिकुड़ रहा होता है, यानी क्या हो रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो ये आपने देखा होगा और महसूस भी किया होगा। तो ये प्यूपिल का काम हो गया। अब आते हैं सिलेरी मसल्स क्या होती हैं। सिलेरी मसल्स क्या होती हैं? इस तरह की मसल्स होती हैं जो कि आंख के लेंस के साथ अटैच रहती हैं एंड कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ द आई। और काम क्या करती हैं ये? जो आंख का, जो हमारा आंख का लेंस है, उसकी शेप को मॉडिफाइड करती हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? बदलती हैं या चेंज कर सकती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सिलेरी मसल्स कहते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे आप सिलेरी मसल्स क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे। अच्छा, इस जो सिलेरी मसल्स है इसकी वजह से फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। किसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है? जो आपकी आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है? ये है हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। आई कि ये लाइट जो हमारी आंख के अंदर आ रही है, उसको, उसकी एंट्री को ये क्या करता है? एडजस्ट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। और कैसे कंट्रोल करेगा? प्यूपिल के साइज को चेंज करके ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अगला है हमारा ऑप्टिक नर्व क्या होता है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? एक तरह की नर्व्स होती हैं, नसें हम कहते हैं इसको, विच टेक्स द इमेज टू द ब्रेन। ये काम क्या करती हैं? इमेज को ब्रेन तक लेकर जाती हैं, यानी सिग्नल की फॉर्म में ब्रेन तक लेकर जाएंगी, दिमाग तक लेकर जाएंगी। ठीक है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो सवाल अगर पूछ लिया जाए कि हमारे जिस्म में
किस जगह पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पाए जाते हैं? तो दो जगह हैं ऐसी जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पाए जाते हैं। पहला है ब्रेन, यानी आपका दिमाग, मस्तिष्क जिसको कहते हैं, और एक होता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो दो जगहों पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल सकते हैं हमें। अब आते हैं लास्ट पॉइंट है इसका, विट्रियस ह्यूमर क्या होता है? तो विट्रियस ह्यूमर भी एक तरह का फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब वो चीज जो बह सके, उसे कहते हैं हम फ्लूइड। जैसे वाटर है, पानी, तो ये बह सकता है, इसीलिए हम इसको फ्लूइड कह सकते हैं। तो विट्रियस ह्यूमर क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि आई लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन है, वो फंक्शन क्या क्या है? तो देखिए, वो पहला है प्यूपिल। प्यूपिल के बारे में बात करेंगे हम। तो प्यूपिल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? प्यूपिल क्या होता है ये हमने बता दिया। एक होल होता है कहाँ पर? आइरिस के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, अब काम क्या करता है? opens and close in order to regulate and control the amount of light। ये काम क्या करता है? ये जितनी भी लाइट आनी है हमारी आंख के अंदर, उसकी अमाउंट को कंट्रोल करता है। इतना याद रखना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए एमसीक्यू, आपको याद क्या रखना है कि काम क्या करता है ये? कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो भी आंख के अंदर आती है। अब आते हैं आइरिस। आइरिस क्या है? कंट्रोल करता है लाइट लेवल को, लाइट की लेवल को कंट्रोल करता है। सिमिलरली टू द अपर्चर ऑफ द कैमरा, जैसे कैमरे के अपर्चर होता है, कैमरा होता है इस तरह से। इस कैमरे में एक आपका शटर होता है, वो क्या करता है? लाइट को आने में मदद करता है। जितनी लाइट की जरूरत होती है वो उतनी ही कैमरे के अंदर आने देता है। इस तरह से क्या होता है? आइरिस भी होता है। आते हैं स्केलेरिया। स्केलेरिया क्या है? ये एक प्रोटेक्ट द आउटर कोट। ये एक प्रोटेक्टिव आउटर कोट होता है, मतलब बाहरी कोट होता है जो हमारी आंख की हिफाजत करता है। जो हमारा एक कॉर्निया है, इसके बाहर एक और कवर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्केलेरिया कहते हैं। यहाँ एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि 67% ऑफ द आई फोकसिंग द पावर, यानी जो आई की पावर होती है फोकस करने की, उसमें मदद करती है। अब आते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो हमारा लेंस होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है चीज को फोकस करने में। कहाँ पर? रेटिना पर। अब आते हैं कंजक्टिव। कंजक्टिव क्या चीज है? ये कवर द आउटर सरफेस। ये क्या करता है? कवर करता है आउटर सरफेस को, जो कि विजिबल पार्ट होता है हमारी आंख का। विजिबल मतलब जो हम देख सकते हैं उसको कहते हैं विजिबल पार्ट। ठीक है, उसकी हिफाजत करता है। अब आते हैं एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है कॉर्निया को, प्रोवाइड पावर टू द कॉर्निया, यानी कॉर्निया को क्या प्रोवाइड है? पावर प्रोवाइड करता है। कौन है ये? एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आते हैं विट्रियस ह्यूमर क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है आई को क्या चीज? शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर्म्स एंड शेप। अब आते हैं रेटिना क्या होता है? रेटिना कैप्चर द लाइट रे फोकस बाय द लेंस एंड सेंड्स impulses टू द ब्रेन। रेटिना काम क्या करता है? जो लाइट एंटर की किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर, तो उसकी इमेज को फॉर्म करेगा और इम्पल्स की फॉर्म में ये क्या भेजेगा? सिग्नल भेजेगा किसको? ब्रेन को। ठीक है, ऑप्टिक नर्व के जरिए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है जो बता चुके हैं। अब आते हैं इसके फंक्शन पर। काम क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स के बारे में बात करेंगे। तो इट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड इन ऑर्डर टू चेंज द लेंस शेप फॉर फोकसिंग। सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है कि ये लेंस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं पीपल कैसे वर्क करता है। तो पीपल के बारे में बात करेंगे। जब हम सिनेमा हॉल मतलब जो पिक्चर हॉल होता है उसी को हम कहते हैं सिनेमा हॉल। जब आप पिक्चर देखकर बाहर निकलते हैं, सन की लाइट में निकलते हैं, तो आप अंधेरे से आते हैं रोशनी में। तो जो आपकी आंखें होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। किस वजह से होती हैं? क्योंकि जो प्यूपिल है वो एडजस्ट हो रहा होता है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से रोशनी क्या होती है? जितनी रोशनी आपकी आंख में जाने के लिए जरूरी है वो उतनी ही रोशनी को भेजता है। इसलिए वो क्या करता है? अपने आप को एडजस्ट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अंधेरे से आप जब रोशनी में आ रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ेगा।
अब क्या होता है, जब आप क्या होता है कहीं बैठे होते हैं अंधेरे कमरे में, अचानक आप रोशनी में आएंगे तो ये पीपल कांटेक्ट करेगा, और कहीं रोशनी से अंधेरे में आएंगे तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। देखिए यहाँ हमने 2 पॉइंट लिख रखे हैं। एक को कहा गया है व्हेन लाइट इज ब्राइट, अगर लाइट क्या हो, तेज हो, तो आयरिस क्या करता है, कांटेक्ट करता है पीपल को, ठीक है, सो दैट लेस लाइट एंटर द आई। तो इससे क्या होता है, जो आंख के अंदर रोशनी जानी है वो कम जाएगी। दूसरा, अगर लाइट डिम हो यानी लाइट कम होती है, तो उस केस में क्या होता है, पीपल एक्सपेंड करता है, ठीक है, आयरिस क्या करता है, पीपल को एक्सपेंड कराता है यानी फैलाता है, सो डैट मोर लाइट एंटर्स द आई, क्योंकि ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है। तो आप जब कभी रोशनी में बैठे हो एकदम लाइट चली जाए, तो आप क्या करते हैं, आंखों को फाड़ फाड़ के देखते हैं, बिल्कुल बड़ी कर कर कर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीपल का वर्क कहते हैं, यानी पीपल काम कैसे करता है। अब आते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। आपने देखा होगा कि कोई चीज़ आपके सामने रखी है, उसको आप अगर अपने सामने से हटा लें तो क्या होगा, वो चीज़ आपकी आंख पर, जो आपकी आंख की रेटिना है उस पर बनी रहेगी कुछ सेकंड तक। वो ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी आंख की रेटिना पर बनी रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज अ टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई। ये कह रहे हैं, ये वो वक्त होता है, वो टाइम होता है जब हमारी आंख की रेटिना पर इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की बनी रहे। मान लीजिए अगर आपके सामने कोई पेन है, आप उसको देख रहे हैं, आंखें बंद कर लें तो कुछ सेकंड तक आपकी जो रेटिना है उस पर इमेज बनी रहेगी। वो टाइम कितना होता है, 1/16 सेकंड होता है। और ये 9th के एंट्रेंस में आ चुका है, एमयू के अंदर भी। अब आते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन एक बार और बता देते हैं हम आपको। The ability of the eye lens to adjust its focal length accordingly as the distance is called power of accommodation। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो आपकी आंख होती है वो उसको देखने में अपने आप को एडजस्ट करती है, फोकल लेंथ को, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। उसके बाद वो चीज़ आपको साफ नजर आती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। आप सुबह में उठते हैं तो आप जब आंखों को खोलते हैं तो कुछ सेकंड के बाद कोई भी चीज़ आपको साफ नजर आती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। यानी डिस्टेंस के, जितनी भी डिस्टेंस होती है उसके हिसाब से आंख अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन किसी भी नॉर्मल आई की कितनी हो सकती है, 4 डायोप्टर होती है। इसको आपको याद रखना है, कितना होता है, 4 डायोप्टर। तो चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे नियर पॉइंट क्या होता है। नियर पॉइंट कह लें या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कह लें, एक ही बात होती है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो याद रखेंगे आप, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है जिस पर कोई भी नॉर्मल आई क्या करती है, चीज को देख सकती है क्लियरली। इसी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जो आपकी मास्टर माइंड है इसके भी हम क्वेश्चंस कराएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको क्या क्या चाहिए, जिससे आपके जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे, और हम आपको उसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब आते हैं फार पॉइंट पर। फार पॉइंट क्या होता है, एक बार और नियर पॉइंट बताता हूँ, कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, इतनी दूरी पर रख दी जाए कि वो आप क्लियर देख सकें, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहेंगे। और कितना होता है वो, 25 सेंटीमीटर होता है। तो आपको ये याद रहेगी बात, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और एंट्रेंस वगैरह में भी आता है, ठीक है। अब आते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब आप कितनी दूर तक कोई भी चीज को देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। तो फार पॉइंट कितनी दूर तक देख सकते हैं आप किसी चीज को, इन्फिनिटी तक। तो अगर आप में सवाल पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में आपसे कि बताइए फार पॉइंट क्या होता है किसी भी नॉर्मल आई का, तो क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी जो 8 है इसको हम क्या कर दें, लिटा दें, तो ये क्या कहलाएगा, फार पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। हमारी जो आंख होती है इसमें
कुछ डिफेक्ट होते हैं, वो डिफेक्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो डिफेक्ट हैं थोड़े से वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या डिफेक्ट्स हैं आँख के अंदर। पहला डिफेक्ट मायोपिया, मायोपिया। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। तो जो मायोपिया होता है इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं जिसको हम शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया ये लॉन्ग साइटनेस कहलाती है। और एक होती है प्रेसबायोपिया जिसको हम ओल्ड साइटनेस कहते हैं या ओल्ड साइट डिजीज होती है ये। तो जो मायोपिया होती है, जो शॉर्ट साइटनेस होती है, वो क्या होती है, ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें हमें करीब की चीजें तो साफ नजर आती हैं लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं वो हमें क्लियर नजर नहीं आती हैं। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया। तो शॉर्ट साइटनेस में शॉर्ट से याद रखेंगे कि शॉर्ट दूरी यानी कम दूरी वाली चीजें हमें नजर आती हैं क्लियर, और जो ज्यादा दूरी पर रखी होती हैं वो हमें कल नजर नहीं आती हैं। ये आती हैं तो धुंधली नजर आएंगी, ब्लर नजर आएंगी, इसी को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है यानी कॉज क्या होता है इसका। पहला कॉज है कि जो आपकी आई बॉल होती है, आई बॉल मतलब ये आंख है, इसकी ये जो बॉल होती है इसका साइज क्या हो, इंक्रीज कर जाए यानी बढ़ जाए। ठीक है, तो एक कारण ये हो सकता है आंख की आई बॉल का साइज है वो बढ़ गया, तब आपकी आंख के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा जिसको हम मायोपिया कहेंगे। दूसरा क्या होता है कि फोकल लेंथ जो हो वो डिक्रीज हो जाए, यानी फोकल लेंथ क्या हो, डिक्रीज हो जाए, तो यहाँ पर भी ये डिफेक्ट आ सकता है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, यानी इसको डिफेक्ट को हम सही कैसे करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसे एक चश्मे का इस्तेमाल करते हैं हम जिसमें क्या हो, कॉनकेव लेंस लगाओ। इसीलिए हम क्या करते हैं, चश्मा पहनते हैं जिसमें कॉनकेव लेंस लगाओ जिससे हमें करीब की चीजें के साथ साथ दूर की चीजें भी हमें सही से नजर आए। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूला सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ फॉर्मूला नहीं है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसके साथ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी आगे जाकर। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला है एक फोकल लेंथ निकालने के लिए। क्या होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो एक्स के बराबर होती है, माइनस एक्स के बराबर होती है। अब ये एक्स क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट, यानी वो मैक्सिमम दूरी जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें और वो आंख उसे देख ना पाए। तो ये फार पॉइंट यानी एक्स की दूरी जो होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि पावर बताइए आप लेंस की क्या होगी। पावर क्या होता है, 100/f होता है, कब, जब f सेंटीमीटर में हो। और पावर का एक और फॉर्मूला होता है 1/f, जब f मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो, मीटर में हो। तब हम क्या करेंगे, p का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जो f है अगर सेंटीमीटर में है तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 100/f वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ डायग्राम है, ये नॉर्मल आई का डायग्राम है जिसमें हमें इमेज यहाँ बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ इमेज बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये हमारे लेंस में से रोशनी जा रही है अंदर। उसके बाद दूसरा हमारा जो डायग्राम है जिसमें क्या हो रहा है, वो डिफेक्ट आ रहा है जो हम मायोपिया कर रहे हैं। तो इस मायोपिया में क्या हो रहा है, जो इमेज है वो बननी चाहिए थी कहाँ पर, रेटिना पर, लेकिन वो बन नहीं रही रेटिना पर। देखिए यहाँ पर बननी चाहिए रेटिना पर, लेकिन यहाँ रेटिना पर ना बनकर ये इससे पहले बन रही है यहाँ कहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चीज़ जो है क्लियरली नज़र नहीं आएगी या ब्लर नज़र आएगी। इसके लिए हमने क्या किया, इस कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर लिया, और कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके देखिए यहाँ जो इमेज है अब यहाँ हमारे रेटिना पर बन रही है, जिससे इस डिफेक्ट को दूर किया गया। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे डिफेक्ट की बात करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कौन सा डिफेक्ट है, देखिए हाइपरमेट्रोपिया में हम इसकी डिफेक्ट की और इसके कॉजेस की। ठीक है, देखिए क्या कॉज होता है, क्या डिफेक्ट है। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटनेस कहते हैं, या इसको हम फार साइटनेस भी कह सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया आल्सो नोन एज साइटनेस और फार साइटनेस। इसमें क्या होता है, कोई बंदा है जिसको दूर की चीजें तो क्लियर नजर आती हैं लेकिन जो पास की चीजें हैं वो साफ नहीं देख सकता, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं बीमारी को।
इसमें क्या होता है, द इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट आर फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। इसमें क्या होता है, जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पीछे बन जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका आंख है और रेटिना आपका ये वाला पार्ट है, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी, रेटिना के पीछे यहाँ पर कहीं बनेगी। तो जिससे क्या होता है, हमें पास की चीजें नजर नहीं आती हैं या धुंधली नजर आती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग अखबार हो या बुक हो थोड़ा अपनी आंखों से दूर करके पढ़ते हैं। वो यही बीमारी होती है उन लोगों को, मेट्रोपिया वाली, ठीक है। इसीलिए वो अपनी आंख से दूर रखकर किसी भी बुक को या किसी भी अखबार को पढ़ते हैं। अब वजह क्या होती है कि कॉज क्या होता है, ये बीमारी क्यों होती है। पहला है लो कन्वर्जिंग पावर या फोकसिंग पावर, या फिर जो आई बॉल का साइज होता है ऐसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। मायोपिया में हमने देखा था कि आई बॉल का साइज बड़ा हो गया था और फोकल लेंथ क्या हो गई थी, वो इंक्रीज कर गई थी। इसमें क्या है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, सॉरी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और जो आई बॉल का साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्शन कैसे करेंगे, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, जिससे ये डिफेक्ट दूर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसका डायग्राम भी है, वो डायग्राम और देख लेते हैं और इसको फिनिश करते हैं बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है प्लस इसका फॉर्मूला भी है। एफ इज इक्वल टू, एफ क्या है, यहाँ फोकल लेंथ है, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डैश इंटू डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी। तो ये जो एक्स डैश है वो वी के बराबर होता है। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। और ये हम अगर इस डिफेक्ट के बारे में बात करें तो इस डिफेक्ट के क्वेश्चंस जब आएंगे तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, क्वेश्चन में ये गिवन होगा इस तरह से। इस तरह से u जो होगा वो d कहलाएगा। d यहाँ क्या है, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन है। नॉर्मल आई का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है ये याद रखेंगे आप, 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद जो f है वो क्या है, फुल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। तो ये आपका तीसरा डिफेक्ट हो गया। यहाँ आप नॉर्मल आई का डायग्राम है, ये हाइपरमेट्रोपिया आई का डायग्राम है, जिसमें जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, रेटिना के बाद बन रही है, ठीक है। जब हमने यहाँ लगा दिया है तो ये करेक्ट हो गया और हमारी इमेज वहीं बन रही है जहाँ बननी चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट वाला डायग्राम, ठीक है। लास्ट डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया, इसको ओल्ड साइडनेस कहते हैं। ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो होते हैं इनको कम नजर आने लगता है, ठीक है, ओल्ड एज में। और इसकी वजह क्या होती है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, इसके कॉजेज भी हो सकते हैं कुछ। वो कॉज क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पर। पहला कॉज है यहाँ पर जो ग्रेजुअल वीकनेस का मतलब होता है हल्के हल्के जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं उनमें कमजोरी आने लगती है, ठीक है। वक्त के साथ साथ क्या होता है, कमजोरी आने लगती है जिससे हमें कम दिखने लगता है। दूसरा क्या होता है, डायमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस ऑफ द आई लेंस। जो आई लेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो अपने आप को इतने अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ टंगा हुआ है बीच में सिलेरी मसल्स के बीच में, तो ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, जिसकी वजह से हमें कम नजर आता है। अब ये जो दोनों डिफेक्ट्स हैं ये वाले, मतलब ये दोनों जो रीजन है ये कब होती हैं, हमारी 40 से 60 साल की उम्र में ये दोनों रीजन है होती हैं, ठीक है। तभी हमें कम नजर आता है। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, 40 से 60 साल की उम्र में ये बीमारी हमें देखने को आमतौर पर मिलती है। अब इसको करेक्ट भी किया जा सकता है। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस करेंगे, या इसी को हम बाईफोकल लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब हम बात करेंगे ये ग्लास प्रिज्म क्या होता है। आपको नाम से ही इसको पता चल रहा होगा ग्लास प्रिज्म का मतलब क्या होता है। तो देखिए कांच का प्रिज्म। अब यहाँ होता क्या है ये समझ लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, एक पैरामाइडियल पीस होता है ग्लास का। अब पैरामाइडियल पीस क्या होगा, आपने देखा होगा इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, इस तरह के हैं, ठीक है।
और उनका जो बेस होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में ही होता है, और इसकी लेटरल एजेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो एक ऐसी फिगर जिसमें क्या होता है, दो बेस होती हैं और वो दोनों बेस कैसी होती हैं, पायरामिडियल शेप की जो बेसिस होती हैं वो कैसी होती हैं, ट्रायंगुलर शेप होती हैं। एक ये है ट्रायंगल और आपका एक ट्रायंगल ये है, और बाकी जो हमारी लेटरल फेसेस हैं, लेटरल जो इसकी साइड में फेस होते हैं, एक फेस आपका ये हुआ, ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है जो हम बना रहे हैं फिगर रेड कलर से। एक आपका ये है रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल हो गए आपके, और एक आपका जो बैक वाला रेक्टेंगल है वो ये है पीछे, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे। ये है आपका थर्ड रेक्टेंगल, और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल्स हैं इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, लेटरल फेसेस कह रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसा ग्लास का पीस होता है जिसमें ट्रायंगुलर बेस होते हैं, और दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं, और तीन इसके रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब यहाँ प्रिज्म से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, या रिफ्रैक्शन हो रहा है, सॉरी, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो किस तरह से होगा वो आपको बताते हैं। तो देखिए, जब भी व्हाइट लाइट आती है, कहाँ से आती है, देखिए ये व्हाइट लाइट आ रही है, ये हमारी क्या है, व्हाइट लाइट है। ये जो व्हाइट लाइट है कैसे जाती है, ये सीधी जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये व्हाइट लाइट है, ये यहाँ जा रही है, इस प्रिज्म पे टकराई, ये 2D फिगर में है प्रिज्म की, तो यहाँ टकराने के बाद ये रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद ये 7 कलर में टूट जाती है। तो ये देखिए क्या हुआ, 7 कलर में टूट गई है या स्प्लिट हो गई है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। अभी हम डिस्पर्जन की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब ये 7 कलर में जो डिवाइड हुई है, इस 7 कलर के स्पेक्ट्रम को, मतलब 7 कलर के जो बैंड है, बैंड मतलब ये पट्टियां दिख रही हैं आपको, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कुल मिला के यहाँ आपको 7 कलर दिख रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये सारे क्या है, बैंड ऑफ कलर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एंगल ऑफ प्रिज्म की। तो देखिए, जो इसकी लेटरल सरफेसेस हैं, ये प्रिज्म है, इसकी लेटरल सरफेस कौन सी है, एक ये है और एक लेटरल सरफेस ये है। इन दोनों के जरिए जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो वो एंगल जो हमारी लेटरल सरफेसेस से बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ फिगर बनाए देते हैं, यहाँ बनी भी हुई है, देखिए एक ये जा रहा है इंसिडेंट रे। अभी इंसिडेंट रे क्या हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, और फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन, ये इस तरह से हो गया इधर, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्शन हुआ है, जो सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ है, इसके बाद जो ये रे जा रही है निकल कर, इसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंट रे कहते हैं, ठीक। अब इस इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के दरमियान भी एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं डेल्टा, डेल्टा एम, ठीक है। या इसको डी से भी डिनोट कर सकते हैं, क्या है, डी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एंगल बिटवीन, मतलब वो एंगल जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो देखिए, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, तो ऑप्शन में दिए होंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, या कोई भी एंगल हो सकता है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। तो आपको आंसर क्या देना है, एंगल ऑफ डेविएशन देना है, ठीक है। तो यहाँ देख लिए फिगर में, ये जो एंगल बन रहा है, ये हमने इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, ठीक है। अभी इंसिडेंट को बढ़ाया हमने आगे, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाया। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल जो है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को भी हम पढ़ लेते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म में और एंगल ऑफ डेविएशन में। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हमने यहाँ रेड से मार्क कर रखा है, वो है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और
इसके डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए अपॉन 2। अब यहाँ पर साइन की जो वैल्यूज हैं, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। इन तीन वैल्यूज को आपको याद रखना है, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, और आपने ये चैप्टर कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब आपको पता है कि जो हमने बताया है, ये व्हाइट लाइट आ रही थी। अब ये व्हाइट लाइट होती क्या है, ये देख लेते हैं व्हाइट लाइट क्या होती है। तो देखिए व्हाइट लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट होती है जिसके अंदर 7 कलर होते हैं, ये कैसे मल्टी कलर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट कहते हैं। तो देखिए व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। और ये जो 7 कलर हैं, इनमें कौन कौन से वो कलर शामिल हैं जिसमें हम 7 कलर कह रहे हैं। वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर होते हैं। अब इसमें एक टर्म और आ जाता है जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में, जब आपने पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8th में मैथ में, तो पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब एक होता है, तो ऐसी लाइट रे जिसमें एक ही कलर पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम लाइट, इसमें क्या होता है, ये एक ही कलर की बनी हुई होती है और इसकी वेवलेंथ भी एक ही होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। अब आते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। पॉलीक्रो का मतलब ही है, पॉली का मतलब मैनी, और हमने पढ़ा था नोमियल मतलब टर्म, तो यहाँ पर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, तो ऐसी लाइट जिसमें बहुत सारे कलर पाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, या ये कह सकते हैं मोर देन 2 कलर पाए जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, जैसे कि व्हाइट लाइट है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था अभी डिस्पर्जन, एक टर्म आया था ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्पर्जन क्या होता है। अब यहाँ डिस्पर्जन लेते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए डिस्पर्जन क्या फिनोमेना है। डिस्पर्जन का मतलब होता है जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट स्प्लिट कर जाती है, किसमें, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, यानी जिन कलर से वो मिलके बनती है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है पार्ट्स। जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय में क्या है, दूध, चीनी, पत्ती, ये सब क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इस तरह से व्हाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, 7 कलर्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो डिस्पर्जन क्या होता है, व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा ग्लास प्रिज्म है, जो आपको दिख रहा है अभी यहाँ साफ साफ फिगर में, ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, यहाँ व्हाइट लाइट आ रही है ये। तो ये व्हाइट लाइट क्या होती है, स्प्लिट कर जाती है किसमें, 7 कलर्स में, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। अब यहाँ कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म भी हैं, यहाँ 7 कलर की जो लाइट है उसमें कुछ ऐसा है जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसकी, वेवलेंथ की। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज़ घट रही है। ठीक है, अगर एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ घट जाए। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है तो आप उसकी क्वांटिटी को कम खरीदेंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर इस इनवर्स रिलेशन के साथ साथ हमने दो चीज़ें और पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। पहला क्या है, जो रेड लाइट होती है। अब आपने देखा होगा लेजर लाइट जो होती है बच्चों के हाथ में, जो नुमाइश वगैरह से लेकर आते हैं बच्चे एग्जीबिशन से, तो उसमें जो लाइट होती है, लेजर लाइट, वो सीधी जाती है। इसका मतलब वो कहीं तिरछी नहीं हो पाती है, नहीं मुड़ती है, कहीं पर सीधी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो रेड लाइट होती है 7 कलर में, वो लेस्ट डेविएट होती है, यानी उसका एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और बहुत दूर तक जाती है। इसका मतलब दूर तक जाने का मतलब क्या है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, रेड लाइट की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है एंड लीस्ट डेविएट होती है लाइट। ठीक है, रेड लाइट। अब आते हैं वायलेट लाइट। वायलेट लाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा डेविएट होती है और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। इतना याद रखना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। बस ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है।
जब भी हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आती है, ये हमारा डेंसर मीडियम है जो डी लिख रखा है हमने यहाँ पर, डी है हमारा डेंसर मीडियम, ये आर है हमारा रेरर मीडियम है। तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आती है तो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया यानी अपने रास्ते से हट गई है। उसके बाद ये हमारा 3 फिगर्स हैं, इन 3 फिगर्स के ज़रिए हम आपको समझाएँगे क्या-क्या होता है इसमें। तो देखिए जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से कहाँ आती है, रेरर मीडियम के अंदर आती है, तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम बात कर रहे थे डेंसर और रेरर मीडियम की। तो आपको बता दिया गया था डेंसर मीडियम क्या होता है। अगर कोई बच्चा नया है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इससे पहले वाला पार्ट देख ले ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। और हमारे 7 लेक्चर और हैं इससे पहले जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिटेल में बताया है। आप उसको भी देख सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी गवर्नमेंट टेस्ट होते हैं उसमें भी ये चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड हमारा फिगर है, बी पार्ट है, इसमें क्या है? इंसिडेंट रे आई, यहाँ पर क्या हुआ? इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब ये जो 90 डिग्री हुआ, इस 90 डिग्री की वजह से जो इंसिडेंट एंगल था वो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया किसमें? क्रिटिकल एंगल में, यानी सी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आई जो है किसके बराबर होगा? सी के बराबर हो जाएगा, यहाँ क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा आई। और अगले केस में क्या होगा? जो आई होगा अगर सी से बड़ा हो गया यानी सी से ग्रेटर देन हो गया, तो इस केस में जो रिफ्लेक्शन है डेंसर मीडियम में ही हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए अंदर की तरफ ही ये आ रहा है लाइट, ठीक है, मतलब क्या था? जिधर से लाइट रे गई थी उधर ही लाइट रे वापस आ रही है, इसी को इंटरनल रिफ्लेक्शन कहें। इंटरनल मतलब अंदर की तरफ, तो जहां से लाइट रे जा रही है वहीं वापस आ रही है, इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि जो लाइट आएगी हमेशा ऑब्लिक आएगी, ऑब्लिक मतलब तिरछी, इस तरह से यूं। कहाँ से कहाँ आएगी? डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के अंदर आएगी। डेंसर मीडियम कौन सा होता है? जो हल्का मीडियम होता है उसे रेरर कहते हैं, और जो भारी मीडियम होता है उसको हम डेंसर कहते हैं। जैसे वाटर एयर के रेस्पेक्ट में भारी है और एयर क्या है? हल्की है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या हो जाता है? क्रिटिक ज्यादा हो जाता है। ये भी याद रखना है आपको, ये 2 कंडीशंस हैं। अब आते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इसमें कह रहे हैं जब इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तब इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये कह रहे हैं जब रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उस केस में इंसिडेंट एंगल को ही हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक फिनोमेना और पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रेनबो। रेनबो कैसे बनता है वो बताते हैं हम आपको। तो देखिए रेनबो अपने एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो कि हमें स्काई में दिखता है, आसमान में दिखता है। कब? जब बारिश हो जाती है उसके बाद दिखता है। होता क्यों है? ये होता है आपकी स्प्लिटिंग से, ये भी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, यानी डिस्पर्जन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? लाइट रे सूरज से आ रही है यहाँ से, और ये रेन ड्रॉप है यानी पानी की बूंद है, इस पर टकराई, ये कि ये रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से यहाँ टकराई और ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और फिर यहाँ से ये हमारा आंखों की तरफ लाइट आ गई। तो हमें क्या दिखता है? इसका स्पेक्ट्रम बना हुआ दिखता है 7 इस तरह से, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। तो रेनबो क्या होता है? एक नेचुरल फिनोमेना होती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछा जाता है कि जो रेनबो होती है वो किस वजह से बनती है। तो पहला है डिस्पर्जन की वजह से, दूसरा रिफ्रैक्शन की वजह से, और तीसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है? रेनबो बनती है। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है? क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसमें कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं, ये हमारी बहुत सारी लेयर्स हैं जो हमने यहाँ बना रखी हैं। जब लाइट रे आती है तो मान लीजिए यहाँ से जा रही है यूँ, ये तिरछी जाती है इस तरह से, जिगजैग मोशन में जाती है, तो यहाँ पर जिगजैग मोशन में जा रही है लाइट रे, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वजह से हो रहा है, और यही रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है।
तो जब लाइट रे कई सारी लेयर से होकर गुजरती है तो वो जिगजैग मोशन में आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह क्या फिनोमिनाज होती हैं, वो उसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वो क्या क्या फिनोमिना होती हैं, फिनोमिना मतलब घटनाएं, वो क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। पहला है apparent flickering of the object placed behind a hot object or fire। जब भी आग जलती है तो आग जब जल रही होती है तो आपको दिखता है कि आग के दूसरी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो हमें वो क्या होता है, हिलती हुई नजर आती है। ये भी किसकी वजह होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसी को हम कहते हैं फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगला क्या है पॉइंट, स्टार्स नियर होराइजन अपीयर स्लाइटली हायर देन दे एक्चुअली आर। मतलब क्या है, जब होराइजन के करीब होता है यानी जो गोल सरफेस होता है अर्थ का, उसको होराइजन कहते हैं। जब यहाँ से हम इस तारे को देखते हैं तो ये यहाँ नजर ना आकर ये कुछ ऊपर नजर आता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार नियर द होराइजन अपीयर स्लाइटली हायर देन दे एक्चुअली आर। मतलब इसकी पोजीशन जो है वो ऊंची नजर आती है जितनी वो होती है। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तीसरा क्या है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी सूरज निकलने से पहले नजर आता है और डूबने के बाद तक आपको नजर आता रहता है। अगर किसी ने ये फिनोमिना ना देखी हो, अब सूरज जब निकले तो आप छत पे खड़े हो जाएं और देखें कि ये क्या हो रहा है, आपको यही चीज नजर आएगी जो हमने बताई है। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट है अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क। जो सन है की जो डिस्क होती है यानी जो उसका गोल आकार है वो हमें एक डिस्क लाइक नजर आता है। डिस्क मतलब जो आपकी डिस्क होती है ना जो हम उसमें चलाते हैं, आपके वीसीआर वगैरह में चलाते हैं। ठीक है, सीडी वगैरह जो होती है इसको हम डिस्क कहते हैं। तो ये डिस्क की तरह नजर आता है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तारा टिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी किस वजह से होता है, ये भी हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो आपको ये पांचों पॉइंट याद रखने हैं। ऑब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं कि अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड अ हॉट ऑब्जेक्ट और फायर, ये किसकी वजह से होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है। चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी लाइट है, ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलॉइडल पार्टिकल, यानी जो कोलॉइड्स पार्टिकल होते हैं उनसे लाइट बिखर जाती है टकराकर, इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। जब भी आपने देखा होगा आपके रूम में एक होल हो रहा हो और जब रोशनी आती है अंदर तो क्या होता है, वहां पर जो पार्टिकल हैं वो घूमते हुए हमें नजर आते हैं, यानी वो नजर आने लगते हैं। इन्हीं को पार्टिकल को हम कोलॉइड्स पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पार्टिकल हमें नजर आते हैं घूमते, इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, यानी लाइट इनसे टकराकर बिखर जाती है। ठीक है, आते हैं स्कैटरिंग जो होता है ये वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हमने पिछला देखा था। ठीक है, तो स्कैटरिंग इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की, यानी वेवलेंथ अगर जिसकी कम होगी उसकी स्कैटरिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे हमने देखा था जो वायलेट लाइट थी उसकी वेवलेंथ कम थी इसलिए वहां पर स्कैटर बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन उसका बहुत ज्यादा था। अब ये स्कैटरिंग की वजह से एक इफेक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी लाइट या हमारी जो नॉर्मल लाइट होती है ये पास होती है कहाँ से, कोलॉइड से, अगर उस रास्ते में जिससे ये जा रही है वहाँ कोलॉइडल पार्टिकल आ जाएं, यानी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएं जिसको हम कोलॉइड्स कह रहे हैं, धूल के पार्टिकल्स हों, ठीक है, या मिट्टी के हों या पार्टिकल्स हों, उनको कोलॉइड्स पार्टिकल कहते हैं। जो सिर्फ हवा में घूमते रहते हैं, सेटल नहीं होते हैं, इन्हें कोलॉइड्स कहते हैं। जब लाइट रे कोलॉइड्स पार्टिकल से पास होती है तो पार्टिकल हमें नजर आने लगते हैं, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये हमारे टॉपिक फिनिश हो गए और इसके साथ साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है फार पॉइंट किसका, मायोपी एक पर्सन का कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो इस बंदे को जिसको बीमारी है कौन सी, मायोपिया वाली, मायोपिया कौन सी बीमारी होती है जिसमें हमें पास का नजर आता है लेकिन दूर का नजर नहीं आता या कम नजर आता है, इसी को हम कहते हैं मायोपिया डिजीज कहते हैं।
अब इसमें पूछा गया है कि नेचर बताइए और पावर बताइए उस लेंस की जो इसको करेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ 2 तरीके से क्वेश्चन किया है, आप दोनों में से जो तरीका आपको पसंद आता है, आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। तो देखिए जो भी क्वेश्चन में सवाल में आ जाए मायोपिया, मायोपिया पर्सन और फार पॉइंट दे दिया जाए, तो यहाँ फार पॉइंट हमेशा जो क्वेश्चन में दिया होगा वो आपका कह रहा है, एक बार और समझ लेते हैं। इसमें कहा है फार पॉइंट दिया हुआ है एक मायोपिक पर्सन का, कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, और इसमें पूछा गया है नेचर बताइए और पावर बताइए उस लेंस की जिसको इस्तेमाल किया जाएगा इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। तो देखिए जब भी कोई बंदा मायोपिक पर्सन होता है यानी उसको मायोपिया की डिजीज होती है, तो उसके लिए हमें मालूम है, हमने पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था। क्या पढ़ा था कि उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और कॉनकेव लेंस है तो हम यहाँ यूज करेंगे वी और यू का। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में या 2 तरीके से कर रखा है, तो आपको जो भी तरीका बेहतर लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो क्या मानेंगे, हम इन्फिनिटी मानेंगे। किस केस में, याद रखें आप, फार पॉइंट है यहाँ पर और मायोपिया पर्सन है। तो फार पॉइंट जो दिया है क्वेश्चन में, जो दिया होगा वो फार पॉइंट कहलाएगा, यानी वी की वैल्यू होगी ये। तो ये हमने ले लिया -80 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट की दूरी है जिसको हमने यू कहा है वो इन्फिनिटी ले लेंगे हमेशा मायोपिया वाले केस में। तो यहाँ हम फोकल लेंथ निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूले को यूज करेंगे। लेंस फार्मूला आपको याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ 1/v की वैल्यू की जगह हम लिख देंगे -80, और u की जगह लिख देंगे इन्फिनिटी। तो ये 1/इन्फिनिटी को हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। तो यहाँ 1/इन्फिनिटी का जो आंसर आया वो जीरो आया है। अब यहाँ बचा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/80 बचा। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो f की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि पावर का फॉर्मूले 2 होते हैं, एक 1/f होता है और एक होता है 100/f। तो यहाँ 100/f किस केस में लगाते हैं, जब f सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ 100/f लगाएंगे। तो यहाँ 100/80 लिख दिया। तो हमने डिवाइड किया, आंसर कितना आया 1.25 माइनस का। माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब हमने इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से किया है, वो भी हमने बता चुके हैं, हमने लेस जो हमारा लास्ट लेक्चर था, ठीक है, पार्ट फर्स्ट था इसका, उसमें बताया था, आप उसको जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है फार पॉइंट दिया हुआ है, इस फार पॉइंट को हम इसमें क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। वो कितना है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब फोकल लेंथ जो होती है वो इस एक्स के माइनस के बराबर होती है, यानी -x होता है फोकल लेंथ। तो आप आंख बंद करके -80 लिख सकते हैं। तो आपका डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू मिल गई है एफ की। अब क्या करेंगे, पावर निकालनी थी, तो पावर निकाल लेंगे 100/f करके, क्योंकि f सेंटीमीटर में है। तो यहाँ हमारा कितना हो गया 100/80, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 80 से तो आंसर आएगा 1.25। ठीक है, डिवाइड कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर रहा होगा तो आप यहाँ डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं। जो 100 है यहाँ लिखेंगे अंदर। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनसे अभी तक कुछ आता ही नहीं है, या फिर जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, तो इनके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। ये 80 है, 80 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 80 लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत बारीक चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। 80 आ गया, यहाँ कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 20 बचा, क्या करेंगे, अब 20 80 की टेबल में नहीं आएगा, इसलिए पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। कितना आ गया 200। अब 80 का टेबल कितनी बार बोल रहे हैं, 2 टाइम्स पढ़ेंगे, और कितना जाएगा 160 आ जाएगा। और इस 160 को जब 200 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। अब ये जो 40 आया है हमारा, देखिए ये 40 आया है। अब ये 40 भी 80 की टेबल में नहीं आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे। अब 80 की टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 5 बार में, यानी 8 की टेबल में 40 5 बार में आता है, इसलिए 80 की टेबल में भी 400 5 बार में आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 400, और 400 से 400 माइनस करेंगे, आंसर कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन में है आंसर, वही हमारा आंसर आ गया 1.25। डी मतलब डायोप्टर, ये पावर की यूनिट होती है, याद रखिएगा इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो आपको जो भी तरीका पसंद आया आप उससे कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें हमने 3 क्वेश्चन ही लिए हैं और ये तीनों क्वेश्चन ही अलग हैं। तो देखिए क्या कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में। अभी पहला क्वेश्चन था वो हमारा हाइपरमेट्रोपिया से पहले मायोपिया का था, और अभी ये है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है,
दूर की चीजें हमें नजर आती हैं क्लियर, लेकिन पास की चीजें हमें धुंधली नजर आती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब क्या है, वहाँ फार पॉइंट दिया था, यहाँ क्या दिया है, नियर पॉइंट दिया हुआ है। तो कुछ भी हो वो आपका वी कहलाएगा। तो ये वी की वैल्यू कितनी थी, वेट 75 सेंटीमीटर है। और ये कह रहे हैं उस बंदे को हम क्या दें ऐसा कि उसको क्लियर नजर आने लगे 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई एक बुक। इसका मतलब जो बुक की वैल्यू है ये क्या है, यू दिया हुआ है, तो यू कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। बुक को 25 सेंटीमीटर पर रखा जाए और वो आसानी से पढ़ ले, क्योंकि हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन भी 25 होता है। अगर ये ना दिया होता तो क्वेश्चन में हम जब भी यू की वैल्यू हम 25 ही मानते हैं। याद रखिएगा आप इसको, ये खास पॉइंट है इसमें। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन कितना होता है, 25। तो हमने यहाँ देखिए यू ले लिया 25 और वी ले लिया 75। इन दोनों को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 मीटर में आ जाएगा। इसी तरह से 75 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 या 75 और 25 चौक 100, तो आपका 3/4 आ जाएगा। ये भी निगेटिव में आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। लेंस फार्मूला इसमें यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये वाला फार्मूला है देखिए ऊपर। उसके बाद हमने लिखा 1/3/4, 1/-1/4। यहाँ 4 ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला 4 भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो आपका ये देखिए यहाँ 4 आ गया और यहाँ पर भी एक 4 आ गया। एलसीएम लेंगे हम 3 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है। अभी आपकी जो 8/3 है ये 1/f की वैल्यू निकली है। इसको हमने ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें एफ से मतलब नहीं है। हमें क्या निकालना था, सवाल में कहा गया था कि पावर निकालें, तो हम एफ को ऐसे भी छोड़ सकते हैं 8/3 करके। अब पावर क्या होता है, 1/f होता है, क्योंकि एफ यहाँ मीटर में है इसलिए 1/f लगाएंगे। सेंटीमीटर में होता तो 100/f लगाते। तो यहाँ 8/3 लिख देंगे 1/f की जगह पर, और जब 3 से 8 को डिवाइड करेंगे 2.66 डायोप्टर हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हमारा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ हमने लेंस जो यूज किया है कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया है। यही हमने क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी किया है, वो देख लें आप। सवाल में कहा था कि नियर पॉइंट दिया हुआ है, कितना है 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हम एक्स डैश मानेंगे। और जो बुक की दूरी थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, वो कितना था 25 सेंटीमीटर है। इसको हमने मान लिया डी। अब फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। किसी ने अगर लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो वो आप जरूर देख लें। ठीक है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन है इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स डैश डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 इंटू 25 अपॉन 75 माइनस 25। यहाँ 25 से जब 50 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। इस 2 से हम 75 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आया हमारा 37.5। अब पावर निकालेंगे, पावर क्या हो जाएगा 100/f। अब यहाँ 37.5 ना रखकर आप ये भी रख सकते हैं 75/2, जो कि हमने यहाँ इक्वल टू में दिखाया भी है। यहाँ 75/2 लिखा है, तो 100 ऊपर है और 75/2 नीचे है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 100 के पास, तो ये 200 हो जाएगा। तो ये 200 हो गया। इस 200 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 8 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 75 को डिवाइड करेंगे 25 से तो आंसर 3 आएगा। तो 8/3 का आंसर फिर से वही आ गया, 2.66 डायोप्टर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आए तो आपको आराम से इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया है कि एक ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 30। ये कह रहे हैं इसका ग्लास प्रिज्म का जो एंगल दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इसका। जो 30 दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, ये कह रहे हैं रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म विच अंडरगो अ मिनिमम डेविएशन ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक ग्लास प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इसका। और ये जो 30 है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए आप क्या करेंगे, इस 30 को एंगल ऑफ प्रिज्म मान लेंगे। ये ए है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म है ये। ठीक है, तो कितना है 30 डिग्री है। क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लें, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 60 डिग्री है। फॉर्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या होता है साइन ए प्लस डी अपॉन 2 और साइन ए अपॉन 2। ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म और डी क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। कितना है, ये 30 है और ये 60 है, दोनों को जोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ 60 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ गया 60 और 30 90 हो गया। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 45 आया।
और 60 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 30 डिग्री आ गया। अब 45 की वैल्यू जो होती है साइन में 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। यहाँ से इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 × 2 और 1/√2 आ जाएगा। √2 को हम √2 हो या कोई भी वैल्यू हो रूट में हम डिनोमिनेटर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे इस √2 को रेशनलाइज कर देंगे। तो देखिए 2 बार लिखा गया है, √2 को 2 बार लिखा है हमने, और जब ये √2 2 बार है तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इस 2 से इस 2 को हमने क्या किया एक बार कैंसिल आउट कर दिया, हमारा √2 बचा। और इस √2 को हम क्या कहते हैं 1.414 कहते हैं। इसका मतलब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.414 हो गया। और यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब आपको क्या करना है, जो आपका मास्टरमाइंड है उससे आप प्रिपेयर करें। यूपी बोर्ड के बच्चे और जो एमयू के बच्चे हैं वो सिर्फ इसी को पढ़ लें, बहुत है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। और ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अब आप अपनी तैयारी को जारी रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वो भी। यूपी बोर्ड में उसमें 9 नंबर का एग्जाम में आता है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 9 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो उसको करने के बाद फिर हम आगे चैप्टर करेंगे। तो जब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, सी यू।